ऐसे त दुख बहुत बाट जिंदगी में, पैसा के मोल बकी यही जे बुझाता। निर्धन के रोग जनी दी है विधाता, निर्धन के रोग जनी दी है विधाता। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए साथियों, जो धूप होता है उसको क्या बोला जाता है? धूप मतलब क्या, जिसको यहाँ पर बोला जाता है सनलाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है? सनलाइट। तो इसमें आप प्रकाश भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपका फोटोवोल्टेइक सेल होता है। इसमें आपका सही हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए फोटोवोल्टेइक जो सेल होता है ये प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और उस सेल को हम सोलर सेल भी कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा सोलर सेल भी बोला जाता है, या उसको आप फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि इसकी यहाँ पर बात करें सिंबल की, तो देखिए इसका जो सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार का सिंबल बनता है। ये आपका इस तरह हो जाता है और नीचे आपका ये, मैं यहाँ पर दोबारा आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखिए एक आपका इस तरह हो गया और इसके बीच में आपका ऐसे होता है और ऊपर से ऐसे लाएं और नीचे, ये आपका हो गया फोटोवोल्टेइक सेल का। और एक और इसका सिंबल बनता है, उसको भी मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। देखिए फोटोवोल्टेइक सेल का यहाँ पर सिंबल कुछ इस प्रकार भी बनता है। आप इस तरह भी बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं और आसानी से। ये देखिए, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ये आपका एक हो गया और ये आपका एक हो गया, ये दोनों चीज़ आपका एक ही है, लेकिन यहाँ पर सिंबल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए साथियों, फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है कि एक इसमें एक महीन सिलिकॉन की परत होती है। क्या होती है? एक महीन सिलिकॉन की परत होती है, जिसके ऊपर एक क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती है। क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रकाश की किरणें पड़ती है, और एक इसका चांदी का एनोड भी होता है, जो सिलिकॉन के ऊपर प्रकाश की जो किरणें पड़ती है उसको पढ़ने के बाद, जब किरण पड़ती है उसके पढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्सर्जित होता है, और उन्हें इकट्ठा करने का काम एक और भी मशीन होती है जिसको एनोड बोला जाता है। तो ये इसके द्वारा इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये धूप को होता है, इसको जो एकत्रित करती है, जो इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में धूप को इसमें कन्वर्ट कर होता है, इसमें जो परत लगती है उसके द्वारा, और जो इकट्ठा करता है वो उसको एनोड बोला जाता है। तो इसी को यहाँ पर साथियों बोला जाता है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है, तो उसको बोला जाता है फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल का है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। जो द्वितीयक सेल होते हैं वो किस नियम पे कार्य करते हैं। देखिए द्वितीयक सेल जो होता है, ये यहाँ पर यदि बात करें द्वितीयक सेल की, तो ये एक रिचार्जेबल सेल होता है। क्या होता है? एक रिचार्जेबल सेल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका जो रिचार्जेबल सेल होता है, इसको हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों अभिक्रिया इसमें होती है। मतलब कि आपका जो सेल होगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, और सेल का कार्य क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और यदि सेल की बात करें तो द्वितीयक जो सेल होती है ये 3 प्रकार की हो जाती है। एक आपका हो जाता है सीसा संचायक सेल, दूसरा आपका होता है निकल कैडमियम सेल, और तीसरा आपका हो जाता है निकल आयरन सेल। इन दोनों से तीनों सेलों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है इसी तरह नहीं पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यदि पूछ दिया जाए कि द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा 1 2 3 0 कोई नहीं, तो आप यहाँ पर मारेंगे कि 3 इसका बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा हर एक का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि यदि द्वितीयक सेल की यदि बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सेल किस नियम पे कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो इसके 3 प्रकार होते हैं, और इसके अनुसार हम बात करें तो द्वितीयक सेल जो होता है वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करते हैं। अब साथियों आप पूछेंगे कि फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 नियम होते हैं। एक आपका हो जाता है जो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, सूत्र के अनुसार आपको बताता हूँ। देखिए पहला आपका हो जाता है एम बराबर जेड आई टी हो जाता है। क्या होता है? एम बराबर जेड आई टी। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है M1/W1 बराबर M2/W2 बराबर M3/W3। ध्यान रखिएगा ये आपका 2 नियम हो जाते हैं विद्युत अपघट्ट के। तो इसको आप दोनों को ध्यान रखिएगा, इस पे आपको सवाल भी दिए जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो द्वितीयक सेल होते हैं वो किस नियम पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर साफ है, ये किस पे कार्य करते हैं साथियों, तो ये कार्य करते हैं फैराडे के विद्युतीय अपघटन के नियम पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप सूत्र यहाँ पर जान सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी सूत्र है। एम बराबर आपका ZIT होता है। क्या होता है, एम बराबर आपका ZIT होता है। देखिए जो आपका एम बराबर ZIT होता है इसी के अनुसार यहाँ पर बात करेंगे। देखिए क्या होता है, रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर एकत्रित होने वाला जो द्रव्यमान होता है उसी का विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब कि रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने वाला जो द्रव्यमान होता है वो विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। और यदि समानुपाती के यदि चिन्ह की बात किया जाए तो समानुपाती का चिन्ह क्या होता है साथियों, जेड होता है। तो यहाँ पर एम बराबर ZIT में जो आपका जेड है ये आपका यह समानुपाती का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका आई क्या है, ये आपका धारा का हो जाता है और टी आपका समय दे दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका जो जेड है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर इसको समानुपाती का ये चिन्ह हो जाता है और इसे जेड से हम इंडिकेट करते हैं। और जेड हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी हो जाता है। तो रासायनिक तुल्यांक का यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होता है। लेकिन यदि बात करें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, देखिए बहुत ही यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है। यदि रासायनिक तुल्यांक की यहाँ पर बात करें तो रासायनिक तुल्यांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। लेकिन यदि कह दिया जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताइए तो आप कहेंगे ग्राम प्रति कूलाम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी में छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका एम बराबर ZIT, ठीक है, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है दोस्तों वो आपका एम्पियर घंटा में बताई जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जिनको जानकारी रहेगा वो आसानी से यहाँ पर डी ऑप्शन मारेंगे कि एम्पियर यहाँ पर घंटा होता है। क्या होता है साथियों, एम्पियर घंटा होता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। वो यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक जो सेल होता है उसकी जो प्लेटें जो होती है मुड़ जाती है। देखिए ये काफ़ी समझने लायक क्वेश्चन है। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि बकलिंग के कारण, लेकिन बकलिंग होता क्या है आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए द्वितीयक सेल का मतलब ये हुआ कि जो संचायक सेल होता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। और यदि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर जो सेल होते हैं ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कि आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो द्वितीयक सेल जो मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं साथियों, 3 प्रकार के, सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल और एक आपका हो जाता है निकिल आयरन सेल। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो द्वितीयक सेल होते हैं उसमें प्लेटें मुड़ की हो जाती है। देखिए साथियों यदि सीसा संचायक सेल को यदि 6 एम्पियर के विद्युत धारा से अधिक धारा पर अधिक चार्ज कर लिया जाए या 25 एम्पियर धारा से डिस्चार्ज कर लिया जाए या 25 एम्पियर धारा से अधिक पर इसे डिस्चार्ज कर लिया जाए तो धारा का जो मान हो जाता है वो अधिक हो जाता है। और अधिक होने के कारण ही ऊष्मीय प्रभाव से जो प्लेटें हो जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या जिसे आप कहेंगे कि मुड़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में मुड़ जाती का यहाँ पर कहा गया है, इसका यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि मुड़ की हो जाती है। तो आप इसको टेढ़ी मेढ़ी भी कह सकते हैं या मुड़ जाती है ये भी आप कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है अधिक होने के कारण, इसका यहाँ पर नियम भी है कि यदि 6 एम्पियर से विद्युत धारा अधिक है तभी आपका मुड़ेगी। और यदि डिस्चार्ज की स्थिति में बात किया जाए तो यदि 25 एम्पियर से धारा अधिक है डिस्चार्ज होने की तब आपका मुड़ेगी, इससे अधिक होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें यहाँ पर बात करते हैं बकलिंग के। तो देखिए साथियों बकलिंग जो आपका दोष होता है ये इसी कारण होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। बैटरी में उसी दोष को हम बकलिंग बोलते हैं, जो कि ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ऊष्मीय प्रभाव के कारण। जो प्लेटें जो हो जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों बकलिंग के बारे में। तो इसी को बकलिंग बोला जाता है। और बकलिंग दोष से बचने की यदि उपाय की बात करें तो बकलिंग दोष से बचने के लिए बैटरी को आप लगभग 6 एम्पियर चार्ज करो, और अधिकतम यदि बात करें तो अधिकतम आप इसको 25 एम्पियर विद्युत धारा लो, कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके चार्ज करने की विधि भी अलग अलग है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपका एक स्थिर वोल्टता होता है, ठीक है। क्या होता है? स्थिर वोल्टता होता है। और यदि इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि स्थिर वोल्टता कि यदि वोल्टेज का मान स्थिर रहेंगे तो चार्ज करने के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में लगाना, ये सबसे बड़ी यहाँ पर जरूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, ये आपका यह एक पॉइंट बना के लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा। स्थिर वोल्टता क्या होता है साथियों? स्थिर वोल्टता। स्थिर वोल्टता ध्यान रखिएगा, यदि वोल्टेज का मान स्थिर रखेंगे तो चार्ज करने के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में लगाएंगे। और एक आपका होता है स्थिर धारा विधि। इसमें कितनी विधियाँ होती है? टोटल यहाँ पर 3-4 विधियाँ होती है, ठीक है। एक आपका स्थिर वोल्टता, दूसरा आपका स्थिर धारा विधि, और तीसरा आपका ट्रिकल चार्जर, और चौथा आपका एक बूस्टर विधि होती है। तो इसका अलग अलग यहाँ पर कार्य है। बाकी यहाँ पर कार्य के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा कि जो प्लेटें होती है वो उसमें प्रभाव के कारण ये मुड़ जाती है, और यहाँ पे इसी को क्या बोला जाता है? बकलिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, या विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है। दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, इसका आप सिंपली कहें तो यहाँ पर कूलाम होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है साथियों, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आपका आई टी हो जाता है। तो आपका आई का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, और आपका टी का क्या हो जाएगा? टी का आपका सेकेंड हो जाएगा। तो एम्पियर इंटू आपका सेकेंड हो जाएगा, मतलब कि कूलाम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। देखिए, लिथियम सेल में दोस्तों क्या होता है? लिथियम ऑक्साइड व विद्युत अपघटन सल्फर डाइऑक्साइड भरा जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 2 दशमलव कितना होता है? 2.5 से आपका 3.6 होता है। कितना होता है साथियों? 2.5 से आपका 3.6, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। आप बुक में भी देखेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। और जो भी यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसका भी मान इतना ही रखा जाता है। और जो यहाँ पर 2.5 से यहाँ पर जो 3.6 वाले जो वोल्टेज होता है इसका इतना ही होता है, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको इतना ही माना जाता है। और इस प्रकार की जो सेल होती है दोस्तों, वो लैपटॉप में की बैटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो कि लिथियम बैटरी होती है। और इसमें टार्च में भी किया जाता है, जो किसान लोग ज़्यादातर जो टार्च यूज करते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल में भी जो यहाँ पर सेल देखने को मिलेगा ये आपका यही सेल होता है, लिथियम सेल होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसमें भी कौन सा यहाँ पर सेल प्रयोग किया जाता है? इसमें आप मोबाइल में भी आपका लिथियम सेल ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इस सेल का एनोड जो होता है वो किसका बना होता है? तो एनोड जो होता है वो आपका लिथियम का बना होता है। और जो कैथोड होता है, जो कैथोड होता है साथियों, वो प्राथमिक सेल का कार्बन का बना होता है। क्या होता है? कार्बन का बना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई मशीन जो आपके पास है, ठीक है, और बैटरी से चलती है, और एकाएक क्या होता है? वो बंद हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? आप बैटरी को निकाल कर क्या करेंगे? जहाँ पर बैटरी बनती है आप वहाँ पर लेके जाएंगे, या जहाँ पर बैटरी का कार्य होता है वहाँ पर आप लेके जाएंगे। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए वो काम क्या करेगा? वो काम क्या करेगा साथियों? उस समय बूस्टर चार्जर का काम लेगा। क्यों? क्योंकि बूस्टर चार्जर में ये होता है कि न्यूनतम वोल्टेज व धारा पर चार्ज करेगा।
बूस्टर चार्जर यही कार्य करता है कि जो न्यूनतम वोल्टेजता होती है और ये धारा पर कार्य करता है, मतलब कि धारा का जो मान होगा वो अधिक होगा और वोल्टेज का मान कम होगा ये बूस्टर विधि में, और इससे क्या होता है आसानी से ये चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन भी दिया गया है बूस्ट आवेश, या आप इसको बूस्टर बोलें या बूस्ट आवेश बोले, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें यहाँ पर सीधा है, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें जो उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। देखिए साथियों, यदि धारा प्रतिरोध में से गुजरती है तो उसमें प्रभाव, ठीक है, और यदि धारा किसी कुंडली में से गुजरती है या किसी कुंडली में से निकलती है तब उसका प्रभाव कौन सा होगा, उसका प्रभाव होगा चुंबकीय प्रभाव। तो जब धारा रासायनिक विलयन में से निकलेगी तो उसमें केमिकल जो होंगे उसके यहाँ पर केमिकल प्रभाव होगा, और बैटरी की हम बात करें साथियों तो इसमें क्या होगा, रासायनिक प्रभाव होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द्रवों में कह रहा है, द्रव्य मतलब क्या, यहाँ पर रासायनिक प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। नंबर 11 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु या बनने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, सीसा अम्ल बैटरी कह रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको संचायक सेल, और संचायक सेल में क्या होता है आपका प्लस जाता है, मतलब कि प्लस आपका PbO2 होता है, जिसको लेड पेरोक्साइड बोला जाता है। और लेड पेरोक्साइड जो होती है ये धनात्मक प्लेट बनती है, और ऋणात्मक प्लेट भी जो बनती है तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस आपका क्या हो जाता है, माइनस आपका हो जाता है PbO2। क्या होता है साथियों, PbO2 होता है, जिसे हम स्पंजी लेड भी कहते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था को हम चार्जिंग अवस्था भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब डिस्चार्जिंग अवस्था होती है तो लेड सल्फेट की जो ये आपको होते हैं ये बन जाती है, किसकी होती है साथियों, लेड सल्फेट की ये बन जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो PbSO4 होता है इसी का यहाँ पर बोला जाता है इसको लेड सल्फेट, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, PbSO4 यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है साथियों, देखिए इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, PbSO4 बोला जाता है, लेड सल्फेट को, ध्यान रखिएगा। और प्लेट बनाने के लिए लेड को ही क्यों लेते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यदि पूछ दिया जाए, यहाँ पर जो बताया गया है कि इसमें एक बनाने के लिए प्लेट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेट बनाने के लिए इसमें लेड प्रयोग किया जाता है। तो लेड इसमें प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण आपसे पूछा जा सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं या इस समय आप इंटरव्यू या कोई भी यहाँ पर जाएंगे कैंपस में, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेट बनाने के लिए जो बैटरी के प्लेट होते हैं उसको बनाने के लिए लेड का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे क्योंकि लेड जो होता है वो अम्ल विरोधी होता है, इसी कारण से बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो लेड की बनाई जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया। और दूसरा पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा, इसमें एक ऋणात्मक प्लेट भी होती है। तो ऋणात्मक प्लेट की जो संख्या होती है वो आपका क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। और +1 जो होता है ये ज्यादा होती है किससे, धनात्मक प्लेटों से। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। या एक और नोट कर लीजिएगा बात, सबसे यहाँ पर सिंपल है कि धनात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पंज सीसा पदार्थ होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें पूछा भी जा सकता है, जो कि आगे मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है उसमें पूछा भी गया है कि जो ऋणात्मक प्लेट है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें स्पंज सीसा का आपको ऑप्शन मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें साथियों तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, स्पंज सीसा का। किसका, यहाँ पर उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर साफ हो गया कि जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसको बनाने के लिए स्पंज सीसा पदार्थ का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे जिसमें पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों,
धातु क्षरण के नियंत्रण के लिए तकनीक प्रयोग जो होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है, जस्तीकरण भी बोला जाता है और इसको विद्युत रंजन भी बोला जाता है। ठीक है, विद्युत रंजन भी इसको बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको साथियों ये आपका इसके अलावा एक पद्धति भी होती है जिसे हम कैथोडिक सुरक्षा कहते हैं। क्या बोला जाता है? कैथोडिक सुरक्षा बोला जाता है और इसमें शायद ऑप्शन दिया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया, कैथोडिक सुरक्षा। तो यह तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसको क्या बोला जाता है? कैथोडिक सुरक्षा भी बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रोड जो प्लेटिंग होते हैं उसके ये क्या होती है? ये समान होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, जो डिजिटल घड़ियां होती है उसमें पारा किया जाता है। कौन सा यहाँ पर सेल प्रयोग किया जाता है? पारा इसमें होता है, जिसको यहाँ पर बटन सेल भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? बटन सेल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिसे हम डिजिटल घड़ी भी बोलते हैं और इसमें मरकरी भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो डिजिटल घड़ियाँ है उसमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो पारा किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पर जो मैं कर देता हूँ इसको ध्यान से देख लीजिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है? समान होता है। और इसमें एक को भी यहाँ पर विपरीत दिशा में यदि जोड़ दें तो उस समय क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव एक जगह हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए, ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए मतलब कि जोड़ दिया जाए। एक ध्रुव मान लीजिए, एक ध्रुव ये है, अब एक ध्रुव ये है। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव है। तो ये कह रहा है कि एक ये दोनों ध्रुवता के एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक को विपरीत यदि जोड़ देने की बात कह रहा है तो यदि जब आप विपरीत जोड़ेंगे किसको? पॉजिटिव और निगेटिव को, तो एक जगह ये हो जाएगा। तो एक जगह होगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये लघुपतित हो जाएगा, जिसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, जिसको हिंदी में लघुपतित बोला जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, यदि इसी चीज को प्लस माइनस को यदि हम एक जगह करते हैं तो एक कंडीशन में नहीं होगा। कब? जब श्रेणी क्रम में आपका होगा तब इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका रीजन आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका रीजन ये होगा, हम कहेंगे क्योंकि वोल्टेज का जो मान होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एक जगह होने से क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि बैटरी आवेशन या आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य? सबसे पहले तो आप जान लीजिए फाइन सेलेक्टर स्विच है। आपने स्टेपलाइजर देखा होगा, ठीक है, स्टेपलाइजर का जो आपने स्विच देखा होगा आगे, जो यहाँ पर एक स्विच आपका ऑन आपकी तरफ जाता है या ऑन की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो आला नहीं, आपका एक अलग से होता है जो कि एक तरह आपका ऑफ हो जाता है सीधा करने पर, एक तरह आपका ऑन हो जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साथियों फाइन सेलेक्टर स्विच। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो विद्युत धारा का ये आपका जो स्विच होता है इसकी रेटिंग बताता है, या रेटिंग कह सकते हैं चुनाव करता है। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर लिखा होता है, तो आप जिस तरह यहाँ पर जिस पॉइंट पर लेके जाते हैं उसका क्या करता है, यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 3 पे या 4 पे। तो ये एक तरह यहाँ पर क्या करता है, ये रेटिंग का चुनाव करता है, मतलब कि जो धारा की रेटिंग बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइन सेलेक्टर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है बैंड स्विच। क्या बोला जाता है? बैंड स्विच, या इसको नोब स्विच भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है नोब स्विच के समान भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है जो धारा की रेटिंग का चुनाव करे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है? धारा रेटिंग का चुनाव करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये देख लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो साथियों आपने पार्ट 1 की जो वीडियो देखे होंगे उसके में आपको मैंने डिटेल्स में इसकी जानकारी दी थी। जो सौर सेल होता है, इसको सौर सेल को एक और नाम से बोला जाता है जिसको यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। मतलब कि सौर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। और मैंने आपको इसका जो सिंबल बनता है साथियों, कुछ इस प्रकार का सिंबल बनता है। कैसा सिंबल बनता है ये देखिए, ये आपका जो सिंबल है ये किसका है, फोटोवोल्टिक सेल का है। आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप ऐसे चीजें खा देंगे और ये आपका होगा फोटोवोल्टिक सेल का। और इसका एक और भी बनता है जो कि इस तरह करके और इधर लेके आइए और ये आपका इसको आप गोले के अंदर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप एक खींच दीजिए, ये आपका होगा फोटोवोल्टिक सेल। तो चाहे आप इसको चुनाव करें या इसको चुनाव करें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपको समझने की बस यहाँ पर बात है। इस तरह आप इसको याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रकाश पड़ती है वो प्रकाश की किरणों को ये एरो जो है इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये सौर सेल का है या फोटोवोल्टिक सेल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है, इसमें एक महीन सिलिकॉन की परत होती है। क्या होती है, एक महीन सिलिकॉन की परत होती है जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है। प्रकाश की किरणें करती है जिसको आप धूप बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या पड़ती है और जब ये पड़ती है तो इसमें एनोड होता है, ठीक है, जो कि चांदी का बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक जगह उत्सर्जित करता है और इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करने का काम ये इलेक्ट्रोड करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सॉरी एनोड करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि तापमान में कमी के साथ कमी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सही बात लेने में यहाँ पर बात किया जाए तो तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये यहाँ पर आप ये भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि नियमी पैटर्न के अनुसार बात किया जाए तो आप सिंपली आप डी ऑप्शन मारेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों पूछा जा रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर जो होता है ये क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए हाइड्रोमीटर साथियों ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है साथियों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और किसी भी द्रव्य में जितने आयतन का कोई पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, किसी भी द्रव्य में जितने आयतन का कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव्य का आयतन उसके आयतन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है, आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के अनुसार यदि आप चलेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चुंबकत्व निर्धारित करने में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद बताया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने पार्ट 1 जो वीडियो मैंने कवर किया था इसमें आपका मैंने जिक्र किया था इसका। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि फैराडे की विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। जो प्रथम इसका नियम है उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसमें जो आपका सूत्र होता है एम बराबर क्या हो जाता है, जेड आई टी हो जाता है। जिसमें जेड क्या है साथियों, जिसमें जो जेड यहाँ पर दिखाया गया ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और ये आपका क्या है, आई क्या है, ये आपका धारा हो गया और टी क्या आपका समय हो गया। अब देखिए इसका आपका मात्रक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप क्वेश्चन के अनुसार समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका एम बराबर जेड आई टी यहाँ पर साफ मैच कर रहा है। अब इसका यहाँ पर देख लीजिए, कोई आपसे पूछ दिया जाए कि इसका यहाँ पर मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे ग्राम प्रति कूलाम, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों सीसा अम्ल सेल में तनु आपका होता है जिसको H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, इसमें आपका H2SO4 होता है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको काम में लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आपका थोड़ा सा सवाल टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यहाँ पर जो परिपथ है इसमें का वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें दिया क्या गया है। सब में यहाँ पर 1.5 वोल्ट दिखाया जा रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर एक नीचे 6 है, और यहाँ पर सब में क्या दिखाया जा रहा है। और ये आपका किस क्रम में, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है, और इसका एक नियम होता है समांतर क्रम में कि कनेक्शन यदि समांतर क्रम में है, मतलब कि कनेक्शन ये समांतर क्रम में जो आप देख रहे हैं अभी ये चित्र में, ये किस क्रम में, समांतर क्रम में, और कनेक्शन ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो समान होता है। आप सभी को मालूम होगा, आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे यही समान होता है, क्योंकि जो सेल होते हैं उसकी विद्युत धारा की जो रेटिंग है वो बढ़ाने के लिए इसको समांतर में जोड़ते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो समांतर में यदि समान होता है तो आप कितना भी यहाँ पर 1.5 बढ़ा लें, सर्किट को बड़ा करते करते इसका जो यहाँ पर वोल्टेज की बात किया जाए तो आपका 1.5 ही वोल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जो सीसा अम्ल सेल की आवेशन मतलब कि चार्जिंग के समय ये आपकी जो होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं PbO2। क्या बोला जाता है, PbO2 बना जाता है। और PbO2 की ओर जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो किसकी बनी होती है, ये आपका केवल Pb का बना होता है। तो धनात्मक यदि प्लेट की बात किया जाए तो PbO2 कहेंगे, जिसको बोला जाता है लेड पेरोक्साइड, और यदि ऋणात्मक प्लेट की बात करें तो Pb केवल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और जब डिस्चार्जिंग की अवस्था होती है तो ये आपका दोनों हो जाती है, मतलब कि PbSO4 भी हो जाती है और आपका Pb भी हो जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है लेड पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड जो ऑप्शन में आपको PbO2 देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, बी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। जो वेंट प्लग होता है साथियों, इसको खुला क्यों रखा जाता है। तो देखिए, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो गैस इसमें से निकलती है, आप सभी को मालूम होगा, जिसे हम कौन सी गैस बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है साथियों, हाइड्रोजन गैस इसको बोला जाता है। तो गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए या बाहर निकालने है तो खुला रखा जाता है, मतलब कि ओपन रखा जाता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो इसी कारण इसको खुला रखा जाता है ताकि इसमें से गैसें निकल पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया साफ तौर पे कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है या जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है और उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए ही ऐसे खुला रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, कम समय में यदि यहाँ पर बात किया जाए कि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जा सके तो वो कौन सी होगी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, बैटरी को अपने लंबे समय से काम में नहीं लिया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी बैटरी है, ठीक है, और आपने उसके लंबे समय से कोई भी काम में नहीं लिया है, तो इसकी जो प्लेटें होंगी उसके ऊपर क्या होगा, सल्फेट आपका होगा, और सल्फेट जो होगा वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे जो होता है वो बैटरी के जो ऊपरी भाग होता है उस पर सल्फेट गाढ़ा हो जाता है, तो रासायनिक विलय में प्रवेश वो नहीं कर पाता है। और इस दोष को हम क्या बोलते हैं, सल्फेशन दोष बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सल्फेशन दोष बोला जाता है या कहा जाता है। तो इस दोष को समाप्त करने के लिए बैटरी की पूर्ण धारा अर्थात बैटरी चार्जिंग धारा की 2 से 5% इसको लंबे समय तक चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तब ये क्या होती है, पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और लंबे समय तक यदि बात करें कि
लंबे समय तक चार्ज करने के लिए यदि उपयोग में किसको लाया जाता है, तो ट्रिकल आवेशन विधि अपनाते हैं। कौन से आवेशन विधि अपनाते हैं दोस्तों, जिसको ट्रिकल आवेशन विधि बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल आवेशन विधि। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो सल्फेशन दोष होता है वो कैसे होता है, जो ऊपर उसके गाढ़ा जो परत जम जाता है उसको हटाने में जो यहाँ पर कार्य प्रक्रिया की जाती है उसको यहाँ पर सल्फेशन दोष बोला जाता है। मैंने आपको अभी बताया, जो कि पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 था, उसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको सल्फेशन दोष बोला जाता है। जो इसके ऊपर जो सल्फेट जो गाढ़ा हो जाता है इसको न चढ़ने के लिए और ये इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करने के जो यहाँ पर प्रक्रिया, इसी को हम सल्फेशन दोष बोलते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सिल्वर ऑक्साइड है इसमें कौन सी या कौन सा पदार्थ होता है जो कि कैथोड से इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, तो उसको साथियों बोला जाता है जिंक। क्या बोला जाता है? जिंक, अर्थात जिसको जस्ता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, इसमें पूछा जा रहा है कि चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी का, ये देखिए ये आपका याद करने योग्य है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए रासायनिक जो तुल्यांक होता है वो आपका कितना होता है, 1.7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो आपका 1.1182 होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, सी मैच कर रहा है। हाँ यहाँ पर सी मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ये आपका देख सकते हैं 1.1182 mg कूलाम प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको याद करने वाली ये है कि जो रासायनिक तुल्यांक होता है वो कितना होता है, 1.7 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी आप चांदी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए रासायनिक निरावेशन यानी हम कह सकते हैं डिस्चार्जिंग अवस्था, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग अवस्था में आपका PbSO4 है, जिसको लेड सल्फेट बोला जाता है। PbSO4 होता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेड सल्फेट बोला जाता है। तो ये सीसा संचयक जो सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज 1.8 होता है या 1.8 से भी कम हो जाता है, तो उसे हम काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो कहा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो रासायनिक निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग है तो उस समय आपका PbSO4 अर्थात लेड सल्फेट आएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। और इसको हम यहाँ पर कब काम में नहीं लेते हैं, तो देखिए सीसा संचायक सेल का जो आउटपुट वोल्टेज यदि 1.8 से कम हो जाता है, कितना से कम हो जाता है साथियों, 1.8 से कम हो जाता है, तो इसे हम काम में नहीं लेते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 28 को उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है, ठीक है। विभाजक को यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोला जाता है साथियों, सेपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेपरेटर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर हिंदी वर्ड होते कुछ ऐसे भी वर्ड होते जिसको आप समझ नहीं पाते, लेकिन आप उसी को इंग्लिश में देखेंगे, जैसे कि विभाजक है, मुझे खुद नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा था। जब यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी में सेपरेटर, तब आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो देखिए विभाजक को इंग्लिश में सेपरेटर बोला जाता है।
तो इसका जो उपयोग होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये किस चीज़ का बना होता है। ये लकड़ी का बना होता है। किसका? लकड़ी बना होता है, जिसको आसानी से इसमें होल किया जाता है। छोटे-छोटे इसमें होल के बनाए जाते हैं, जो आपका पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको अलग करने के लिए। जैसे कि आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा, तो इसमें जो यहाँ पर लकड़ी का जो बना होता है, इसके बीच में ऐसे कर दिया जाता है ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। किस लिए किया जाता है? ताकि ये आपका आपस में जो दोनों प्लेटें हैं, ये आपका एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये शॉर्ट सर्किट के बचने के लिए ही इसमें ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये धनात्मक और जो ऋणात्मक प्लेट होते हैं, उनके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट न होने के लिए ऐसा यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में या सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो यहाँ पर देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य जो यहाँ पर लिखा गया कि लघु पतन होने से रोकता है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका उपकरण दिया गया बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, और यहाँ पर उच्च दर निरावेशन टेस्टर दिया गया। तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो आपका बैरोमीटर होता है, ये वायुमंडल दाब को मापता है। दूसरी बात, जो यहाँ पर दिया गया हाइड्रोमीटर, तो ये बैटरी का विशिष्ट घनत्व, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही आपका सही होगा। और यहाँ पर जो आपका एनीमामीटर दिया गया है, ये होता है वायु का वेग मापना। इसका कार्य क्या होता है? वायु का वेग मापना। तो यहाँ पर देखिए, आप मिलाते चलेंगे तो बैटरी का बैरोमीटर का मैंने आपको बता दिया, जो कि वायु दाब मापने में काम आता है। ये आपका हाइड्रोमीटर ही सही होगा। इसका प्रयोग होता है बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने में। और ये आपका एनीमामीटर है, इसका जो प्रयोग होता है वायु का वेग मापने में। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों पूछे जा सकते हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? अब यहाँ पर परिपथ दिखाया गया है, नीचे आप आएंगे, देखिए ये जो है आपके सामने यहाँ पर परिपथ दिखाया गया है, और ये आपका परिपथ में यहाँ पर जो दिखाए गए, इंडिकेट किए गए, इसको आपको बताने के लिए कह रहा है। ये दो चीज़ें इसमें जो बनाई गई, इसको आप पहले तो ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले जान लीजिए इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर जो होता है एक मशीन होता है जो कि डीसी को एसी में बदलता है। और यदि इसकी सिंबल की बात करें साथियों, तो इसकी जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और मैं इसको बना देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और ये आपका निकला होता है, ये आपका गेट की तरह, और ये आपका एनोड हो जाता है, इसको एनोड बोला जाता है, और ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह जो आपका हो जाता है SCR आपका बनता है। ये क्या होता है? ये आपका SCR का सिंबल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए SCR कौन सा दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन दिया गया है, SCR यूज इन्वर्टर, SCR उत्तेजित उपयोगित इन्वर्टर, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 से इसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि जो बकलिंग दोष होता है उसका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, द्वितीयक सेल का मतलब साथियों सीसा संचायक सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल का मतलब क्या होता है? सीसा संचायक सेल। और यदि सीसा संचायक सेल को 6 एम्पियर से हम विद्युत धारा से अधिक धारा पर यदि हम चार्ज करते हैं, या हम 25 एम्पियर धारा से अधिक पर डिस्चार्ज करते हैं, तो धारा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। और अधिकतम होने के कारण उसमें प्रभाव से जो प्लेटें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब कि एक दिशा में नहीं होती है, वो अलग अलग तरह के यहाँ पर बन जाती है। मतलब कि एक टेढ़ी मेढ़ी बैटरी की तरह वो हो जाती है, मुड़ जाती है उसकी प्लेटें। तो बैटरी को उसी दोष को हम क्या बोलते हैं? बैटरी के उस दोष को हम बोलते हैं बकलिंग दोष। और इसमें कहा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, या हम कह सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े हो जाना। तो यहाँ पर साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर आपका एक दे दिया गया है स्विच, जो कि ऐसे यहाँ पर दे दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इंडिकेट करने के बाद। ये देखिए यहाँ पर आपका एक स्विच दे दिया गया है और यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर दे दिया गया है। ये आपका वोल्ट मीटर है साथियों। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है, देखिए इसी को आपको पकड़ने की ज़रूरत है। 1.5 वोल्ट यहाँ पर दिया गया, 1.5 वोल्ट यहाँ पर दिया गया, 1.5 वोल्ट यहाँ दिया गया। और ये किस क्रम में है साथियों? तो ये आपके श्रेणी क्रम में, मतलब किस सीरीज में है। तो आपको करना क्या है, इसको काउंट कर देना है, जुड़ना है। तो इसमें प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। तो आप इसको जोड़ के घटा दीजिएगा। तो आपका जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा और माइनस करेंगे यदि इसमें, तो 3 में 1.5 आप माइनस करेंगे तो 1.5 वोल्ट ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, शुष्क सेल में मैग्नीजाइड और ऑक्साइड और कार्बन, एमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये आपका काम में लिया जाता है। कौन कौन सा? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैग्नीज डाई ऑक्साइड और कार्बन, एमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम काम में लेते हैं। और इसका यदि अनुपात की बात करें तो ये आपका कितना हो जाता है, 10, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये देखिए इसका होता है 10 संबंधे 10 अनुपाते 2 संबंधे 1 के अनुपात में ये आपका होता है। और यदि इसकी बात करें आउटपुट का, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आपका 1 संबंधे 4 से आपका 1.4 से आपका 1.5 इसका वोल्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि शुष्क सेल का जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उस पे वो जो होता है कार्बन का बना होता है, और जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। और इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल्स में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हमारा प्रयोग किया जाता है कार्बन। क्या प्रयोग किया जाता है साथियों? कार्बन। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि शुष्क सेल के धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है। तो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोड के बारे में बताया, तो इलेक्ट्रोड ही आपसे इसमें पूछा जा रहा है, तो ये कार्बन का बना होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो एनोड होता है वो एनोड किस चीज़ का बना होता है, तो आप कहेंगे कि जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। तो आप इस तरह इलेक्ट्रोड को भी ध्यान रखिएगा और इसके एनोड को भी ध्यान रखिएगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। साथियों, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि यहाँ पर सत्या चैनल पे आईटीआई की तैयारी कराई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया है कि बढ़ेगा, बी ऑप्शन दिया गया घटेगा, सी ऑप्शन दिया गया 0 तक गिरेगा और डी ऑप्शन दिया गया समान रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। मैं कमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। और कुछ लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, राजेंद्र कुमार, और यहाँ पर राजेश कुमार बी ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान से देख लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा। अब ये घटेगा कैसे, देखिए साथियों, जैसे ही आप लोड का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोड का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का जो मान होगा वो भी बढ़ेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगी, कमी आएगी। कमी आएगी मतलब क्या, घटेगा, अतः डिक्रीज होगा। तो भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज का में क्या प्रभाव होगा या क्या होगा, तो वो घटेगा। मतलब कि जैसे आप इस पे लोड देंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप का जो मान होगा वो बढ़ेगा, लेकिन उस समय क्या होगा, टर्मिनल जो वोल्टेज होगा उसमें कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेइक सेल में अस्थायी क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, इसका रोकने का तरीका क्या है। देखिए
स्थानीय जो क्रिया है साथियों उसको रोकने के लिए जस्ता की जो प्लेटें होती है वो आपकी होती है, उसमें क्या होता है अम्लगम होता है, और अम्लगम जो होता है उसको चढ़ा के हम आसानी से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अम्लगम यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाता है कि जस्ता प्लेट का अवगुण करके हम आसानी से इस दोष को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, डाउट होता है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि m बराबर जेड आई अपान आई टी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि m बराबर जेड अपान आई टी, सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है। मान लीजिए साथियों ये आपका हो गया m बराबर जेड आई टी, ठीक है, क्या हो गया साथियों m बराबर जेड आई टी। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर जेड अक्षर जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोला जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसमें टी क्या है साथियों, टी का क्या आपका हो जाता है, ये आपका समय हो जाता है, और आई आपका धारा हो जाता है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो जेड है वो क्या है, तो यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपसे जेड का मान पूछा जा रहा है, और मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। तो जेड इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे ग्राम प्रति कूलाम होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्युतीय अपघट्य का FCE, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो m बराबर जेड आई टी होता है उसका विद्युत जो अपघट्य होता है वो आपका कौन सा नियम है, m बराबर जेड आई टी विद्युत अपघट्य का कौन सा नियम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि m बराबर जेड आई टी जो सूत्र है ये विद्युत अपघट्य का कौन सा आपका नियम है, तो आप कहेंगे कि प्रथम नियम, क्योंकि प्रथम नियम में ही आपका m बराबर जेड आई टी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। देखिए इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि तांबे का जो होता है वो 0.329 मिलीग्राम कुलाम होता है। क्या होता है, मिलीग्राम कुलाम होता है। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है 0.329 यहाँ पर मिलीग्राम कुलाम, ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया कि जो बकलिंग दोष है वो कैसे होता है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो लगभग 6 एम्पियर विद्युत धारा चार्ज करते हैं, और जब बैटरी को लोड पर या डिस्चार्ज करते हैं तो हम बाहर से 25 एम्पियर की धारा करंट आने उसको लगभग देते हैं। तो यदि आप 6 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज कर लो या आप लोड पर उसको 25 एम्पियर से ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे तो उसको यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि उस पर क्या होगा, उसमें विद्युत धारा किसी माध्यम में से निकलती है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और यदि ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो हमारा वहाँ पे सूत्र लागू होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो विद्युत धारा निकलने के कारण जो प्लेटें होती है वो गर्म हो जाती है, किसके कारण, ऊष्मीय के कारण वो गर्म हो जाती है, तो वही आपका टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और उसी टेढ़ी मेढ़ी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बकलिंग दोष बोला जाता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है, तो आपका ऊष्मीय है। और यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है कि अति आवेशन या अति निरावेशन। आवेशन का मतलब क्या, यहाँ पर आवेशन का मतलब आपका हो जाएगा उसमें प्रभाव, ठीक है, उसमें आवेशन मतलब आवेश उस पर दिया जा रहा है, मतलब कि चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी आवेशन। और यहाँ पर निरासन दे मतलब कि चार्ज भी किया जाए उस समय भी होगा, तो चार्ज हम करेंगे तो वो आपका 6 एम्पियर से अधिक होगा और 25 एम्पियर से कम होगा, तभी आपका ये आपका देखने को मिलती है प्रक्रिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 पे।
क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन वोल्टमीटर, बी ऑप्शन मल्टीमीटर, सी ऑप्शन हाइड्रोमीटर और डी ऑप्शन उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पहले तो आप ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोमीटर होता है जो विशिष्ट घनत्व होता है उसको मापता है, ठीक है। और यदि इसकी चार्जिंग की स्थिति में बात करें इसका मान, तो चार्जिंग की स्थिति में आपका 1.28 होता है। और डिस्चार्जिंग की स्थिति मध्यम की यदि मान करें, चार्जिंग के माध्यम में तो आपका 1.28 होता है, और मध्यम चार्ज में यदि बात करें तो 1.25 हो जाता है। और इसके अंतिम यदि चार्जिंग की बात करें लो में, तो ये आपका 1.21 हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। मान लीजिए ये आपके पास एक यहाँ पर उपकरण है, ठीक है, जिसके एक तरफ आपको एनोड देखने को मिलता है और दूसरे तरफ आपको कैथोड देखने को मिल जाता है। तो क्या होगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब बैटरी डिस्चार्जिंग होती है तो विद्युत धारा क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ निकलता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है साथियों, जो उसमें माइनस से प्लस की ओर निकलता है, मतलब कि निगेटिव से क्या होता है? पॉजिटिव की ओर निकलता है। तो जब बैटरी चार्ज होगी तो धारा में कैथोड माध्यम से रासायनिक विलयन में प्रवेश करेगा, तो उस समय क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, तो प्लस के माध्यम से विस्तारित होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनोड खोएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा साथियों? उस समय इलेक्ट्रॉन जो है एनोड खोएगा। अब यहाँ पर रीजन पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा कि एनोड खोएगा, तो देखिए आप कहेंगे क्योंकि एनोड धनात्मक है और जो एनोड होता है वो साथियों इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एनोड से ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो कैथोड के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर एनोड। ध्यान रखिएगा, ये आपका एनोड आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 41 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? निर्दिष्ट का मतलब ये है कि कैसे इसको फिट किया जाता है, जो पाइप होता है उसको कैसे फिट किया जाता है। देखिए कंड्यूट पाइप की विशेषता ये होती है साथियों कि कंड्यूट पाइप को यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि इसका प्रयोग जो होता है वो दीवार के अंदर होता है, मतलब कि दीवार के अंदर यदि वायर को लेके जाना है तो वहाँ पर हम कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। और कंड्यूट पाइप जो होता है साथियों ये पीवीसी की बनाई जाती है और इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है। और ध्यान रखिएगा, और ये जो आपकी होती है जीएआई के भी बनाई जाती है, मतलब कि आपका पीवीसी की भी बनाई जाती है और जीएआई का भी बनाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और पीवीसी पाइप की यदि न्यूनतम व्यास की बात करें तो ये आपका कितना होता है? 19 mm होता है। कितना होता है? 19 mm होता है। और अधिकतम व्यास की बात करें तो अधिकतम व्यास आपका 65 mm होता है। न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम आपका 19 mm होता है और अधिकतम आपका 65 mm होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछने के देखने को मिल जाते हैं। तो 19 mm न्यूनतम हो जाएगा और आपका 65 mm जो रहेगा वो अधिकतम हो जाएगा। और साथियों इसकी यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका 3 मीटर होता है। कितना होता है? 3 मीटर होता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो इसका बाह्य जो व्यास होता है और mm में, इसका व्यास में और यहाँ पर mm में इसको निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? ये आपको याद करने की जरूरत होगी कि फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है उसका मान कितना होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का साथियों जो मान होता है 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4। और ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजिंग फैक्टर 1.4। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए
अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा जब आप होल्डर इस्तेमाल करते हैं, आपने गाँव में देखा होगा या आप भी होल्डर का इस्तेमाल करते होंगे, तो जब उसमें आप क्या कर फिट करते हैं, जो वायर को आप अंदर ले जाके तो उसमें गांठ दे देते हैं, ताकि जो होल्डर है वो उस जो अब यदि वो जो कनेक्ट यदि नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए किसी वजह से यदि फॉल्ट होता है तो वायर जो जलती है जल जाती है, तो उसमें जो होता है आपका किसी चीज़ का वो नुकसान नहीं होता और नीचे वो जो है आपका जो बल्ब होता है वो नहीं गिरता, तो उसमें गांठ दी जाती है। तो उसी गांठ को यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अंडर आइटम मतलब कि अंदर की तरह एक अंडरकार गांठ दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य ये होता है साथियों कि जो इसमें आपका होता है जिसको बोला जाता है टर्मिनल, ठीक है, उसमें तनाव कम कर सके, मतलब कि जो डायरेक्ट आपका कनेक्ट कर देते हैं बल्ब से और आपका वायर से हो जाता है, तो उसके बीच जो गांठ दी जाती है वो उसको तनाव को कम करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका होल्डर होता है एक सहायक सामग्री की तरह हम इसमें उपयोग करते हैं। और ये जो आपका प्रकार होता है होल्डर, इसका पेटेंट होल्डर होता है, जिसको पेटेंट होल्डर के नाम से जाना जाता है। और पेटेंट होल्डर की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि जो टर्मिनल के तनाव को कम करे, या इसमें जो आपका होल्डर होता है इसका इस प्रयोग इसीलिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो तनाव को टर्मिनल को कम कर सके, मतलब कि समान टर्मिनल को कम कर सके, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। ये जो आपके सामने फिगर दिखाया जा रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपका पहले तो आपका प्रैक्टिकल में ज़्यादातर यहाँ पर पूछा जाता था और एमसीबी से ज़्यादातर पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका HRC फ्यूज। कौन सा ये फ्यूज है साथियों? HRC फ्यूज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HRC। और HRC का पूरा नाम क्या होता है साथियों? HRC का पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। और यदि MCB दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, MCB भी आपका पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए कई सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसका मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है जो कि मैंने एग्जाम के टाइम बनाया था। उसमें बहुत सारे जो शॉर्ट नेम है, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उसका शॉर्ट नेम के अंतर्गत मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको पूरी जानकारी दी थी। अब यहाँ पर देखिए हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो दिया गया अर्थात HRC फ्यूज जो दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युतीय सामग्री का नाम क्या है। ये जो सामने आपको यहाँ पर सामग्री दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर क्या है, ये आपका एक उपकरण है, विद्युत उपकरण है जिसको सामग्री के नाम से आप जान रहे हैं। देखिए ये जो आपका इसको हम एडिशन स्क्रू प्रकार का बोलते हैं, जो कि ये आपका स्क्रू पित्तल के बने होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि किस चीज़ का यहाँ पर बनाएंगे, केवल ये पूछा गया है कि जो विद्युत सामग्री है उसका नाम क्या है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये किस चीज़ का बना होता है? पित्तल का बना होता है। और ये जो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है साथियों जिसको हम एडिशन स्क्रू बोलते हैं, जो कि एक होल्डर की तरह ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, एक ये आपका सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है? तो देखिए ये जो आपका सिंबल है, पहले आप इसको ध्यान रखिए, ये जो आपका किस चीज़ का हो जाता है, ये आपका प्लग हो जाता है, ठीक है। ऊपरी भाग इसको क्या बोलते हैं? प्लग बोला जाता है। और नीचे जो आपका यहाँ पर इस तरह दर्शाया गया है, इसको क्या बोला जाता है? सॉकेट बोला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका संकेत है ये क्या है, ये आपका साथियों प्लग और सॉकेट का है। तो यहाँ पर प्लग और सॉकेट जो ऑप्शन में दिया गया, कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। एल श्रेणी MCB के द्वारा किस भार को यहाँ पर सुरक्षित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए साथियों, एल श्रेणी में MCB है जो आप सभी को मालूम है। तो दोस्तों ये जो होता है उसमें क्या करता है, गीजर का भार जो होता है, ये जो भार होता है उसको काम में लेते हैं। तो मतलब कि MCB जो होता है आपका उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। तो MCB जो आपका सुरक्षा है और नियंत्रक दोनों प्रकार की युक्ति के अंतर्गत आती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि जो एल श्रेणी है उसमें MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को असुरक्षित किया जाता है। तो गीजर के भार को सुरक्षित किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो एल श्रेणी में MCB जो होता है वो गीजर के भार को यहाँ पर सुरक्षित किया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। यहाँ पर एक फिगर दिखाया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार का स्विच यहाँ पर सर्किट में उपयोग किया गया है। ये देखिए आपका एक बल्ब का हो गया, ठीक है,
क्या हो गया, लैंप हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने दर्शाया जा रहा है, ये जो आपका है ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, ये आपका टू वे स्विच का यहाँ पर है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार की स्विच सॉकेट में उपयोग करते हैं। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि ये कैसा यहाँ पर चिन्ह है जो लैंप का है। देखिए लैंप का कई तरह से बनाया जाता है, ये भी आपका लैंप का हो गया। और दूसरी बात आपका ये हो जाएगा, एक आपका इस तरह भी बनाया जाता है, ये भी आपका क्या हो गया, लैंप का हो गया। या आप चाहें तो इस तरह भी क्रॉस करके और इधर एक एरो खींच देंगे तो ये भी आपका लैंप का हो जाएगा। तो ये किस चीज़ का है साथियों, तो इसको हम बोलते हैं टू वे स्विच। क्या बोला जाता है साथियों, यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये आपका किस चीज़ का है, टू वे स्विच का है। तो यहाँ पर सॉरी ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है। क्या है साथियों, इंटरमीडिएट स्विच है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए सॉरी दोस्तों, ये आपका टू वे ही स्विच है। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच है, यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं टू वे स्विच दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पर टू वे ही स्विच है, अलग यहाँ पर कोई नहीं, टू वे स्विच आप देख लीजिएगा, यही सही होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। साथियों ये आपको समझने वाली बात है, कोई आप मान लीजिए वायर आपने ले रखा है, ठीक है, और वो कम कैपेसिटी की है, तो उसमें यदि आप अधिक धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब कि यदि 5 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित करना है और आप उसमें 20 एम्पियर की प्रवाहित करें, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या होगा, आपका भार बढ़ेगा, ठीक है, मतलब लोड पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वायर है उसकी कैपेसिटी यदि 5 एम्पियर है और सहन की क्षमता जो है वो यदि 5 एम्पियर है और उसमें आप 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा ही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो केबल होगा वो डैमेज होगा और ड्यू टू हीट, मतलब कि गर्मी के कारण जो केबल होगा वो खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्थिति में शॉर्ट भी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है सामग्री, इसका क्या नाम है, इसको आपको बताना है। देखिए इसको साथियों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निरीक्षण बैंड। क्या बोला जाता है, निरीक्षण बैंड बोला जाता है। कोई भी यहाँ पर आप बैंड है उसको आप आसानी से इसके द्वारा आप निरीक्षण कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जो भी आईटी के छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, यदि एक लैंप को यदि 2 जगह से नियंत्रित करेंगे तो 2 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों यहाँ पर जो 2 दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। जो कंसील्ड वायरिंग होती है साथियों, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा इसका ये होता है कि जो नमी होती है कंसील्ड वायरिंग करने से नमी से जो सुरक्षा प्रदान करता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता यही होती है कि ये जो करता है कंसील्ड वायरिंग, ये नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो कि मेचर, जो कि अर्थात नमी से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 53 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कई बार मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताया भी है जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर एक
आपका फिगर बनाया गया है और कहा जा रहा है कि आरेख का नाम क्या है। ये जो सामने यहाँ पर आपको एक लैंप दिखाया जा रहा है और ये जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका स्विच का है जो कि इंटरमीडिएट स्विच का है। ठीक है, किसका है साथियों, ये आपका किसका है, इंटरमीडिएट स्विच का है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो आरेख है ये किसका, आरेख का नाम क्या है। तो साथियों इसको बोला जाता है क्या, इसको साथियों बोला जाता है परिपथ आरेख। क्या बोला जाता है, परिपथ आरेख बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात सर्किट डायग्राम जिसको बोलते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग गुणांक है वो कितना होता है, ये आपको याद करने की जरूरत है। इसका जो होता है 1.1 होता है। कितना होता है HRC का, आपका 1.1 होता है। और कल की डेट में मैंने आपको HRC का पूरा नाम बताया था, जिनको याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं या केवल यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों इसमें एक आवेग रिले होता है। जो आवेग रिले होता है साथियों इसको हम AC और DC दोनों पर संचालित कर सकते हैं। बाकी जो फेरेड रिले होता है ये DC के लिए होता है, उसमें रिले भी आपका DC के लिए होता है। लेकिन जो आपका आवेग रिले होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका AC और DC दोनों पर ये संचालित हम कर सकते हैं, कोई भी इसमें यहाँ पर नुकसान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ये जो आपके सामग्री दिखाया जा रहा है, देखिए ये जो आपका है ये प्लग की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है, ये पक्का प्लग की तरह है। और इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है साथियों, आप पहले का जो प्रेस आप देखे होंगे तो उसके पीछे यहाँ पर खोसा जाता था। तो ये आपका एक तरह से प्लग है और ये प्लग की तरह कार्य करता है, जो कि इसमें आपका जो प्रेस होता था उसमें प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन भी कि सीधे प्रवेश के लिए साथ लौह संयोजन अर्थात आयरन जो कनेक्टर होता है वो इसके अभाती ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपके सामने यहाँ पर एक बनाया गया चित्र ये आपका सिंबल है। और ये किस चीज़ का सिंबल है साथियों, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ये आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसको बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच के नाम से जानते हैं, अर्थात मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। घरेलू तारों में लचीली का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लचकदार भी कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखिए यदि आपको एक घर से, ठीक है, एक घर से दूसरे घर में यदि आपको वायर लेके जाना है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल का होना चाहिए, तभी तो ये आपका मुड़ के जाएगा, मतलब कि लचकदार होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्शन में पोर्टेबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, उसके अनुसार ये आपका कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। और इसका उद्देश्य यही होता है ये कि आप एक हाउस से दूसरे हाउस में लेके जाएं और बिना आप किसी दिक्कत के आपका फ्लेक्सिबल होगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया भी गया है कि ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, तो यह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर मतलब कि एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांसफर करने के लिए ये आपका फ्लेक्सिबल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 100 एम्पियर या यहाँ पर दिया गया 100 एम्पियर सर्किट रेटिंग या किसी परिपथ भंजक का उपयोग, हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। मतलब कि किसका उपयोग किया जाता है, MCB का अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, या ELCB का अर्थात अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का, या RCCB का मतलब कि अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर का। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। जो MCB से भी अच्छी युक्ति होती है जिसको बोला जाता है MCCB अर्थात मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 60 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? आप सभी को मालूम है तांबे के जो वायर होते हैं उस पर टीन की कोटिंग की जाती है। तो ये कोटिंग क्यों की जाती है इसमें पूछा गया। तो देखिए साथियों, जहाँ पर टीन की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ का जो गलनांक होता है कम हो जाता है, और उसी कारण इसका जो उपयोग किया जाता है तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किया जाता है। मतलब कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि जो इसका साथियों जो होता है तांबे का तार उसका ऑक्सीकरण रोका जा सके। और यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। और ये जो आपका होता है साथियों, इसमें जो मात्रा होती है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें टीन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब टीन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ का जहाँ गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। में साथियों क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है कि चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? ए ऑप्शन जोड़ा, बी ऑप्शन क्रोड, सी ऑप्शन क्वाड, सी ऑप्शन परत। साथियों ध्यान रखिएगा, चार वायरों के समूह को हम क्वाड के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका दो जो हो जाता है, यदि दो एरो खींच दिया जाए तो ये आपका एक जोड़ा हो जाता है। उसी तरह चार कुचालक जो चालक होते हैं उसके समूह को जो बोला जाता है वो क्वाड बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 62 पे पूछा जा रहा है कि चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक है? साथियों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लैंप को चार जगह से यदि नियंत्रित करना है तो एक लैंप को टू वे स्विच से दो स्थान से नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दो तरह के स्विच, तो दो तरह के यदि स्विच की बात किया जाए तो इसमें हम यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तीन स्विच की। ठीक है, दो तरह के स्विच मतलब कि टू वे स्विच की कितनी जरूरत पड़ेगी? तीन स्विच की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों को ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो साथियों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो टी प्रणाली होती है उसमें जगह जगह पर कनेक्शन निकाले जाते हैं। ठीक है, जो टी प्रणाली उसमें क्या किया जाता है, जगह जगह पे कनेक्शन निकाले जाते हैं। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, जब इसमें कनेक्शन निकाले जाते हैं तो कोई भी फॉल्ट आपका होता है, तो कोई भी इसमें फॉल्ट हो सकता है, तो उसे जांच करना ही आपका आसान होता है। तो इसलिए टी प्रणाली में जो होता है जगह जगह पर यहाँ पर कनेक्शन निकालने के प्रयोग किया जाता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की टी प्रणाली सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर कनेक्शन में इसमें सुविधा पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कागज का या नायलॉन का या सीमेंट का या पॉलीविनाइल क्लोराइड का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए छत के अंदर यदि स्क्रू निकालना हो तो पानी व शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप नायलॉन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? नायलॉन को भरते हैं। और यहाँ पर नायलॉन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ये किसके लिए यहाँ पर भरा जाता है? तो सीलिंग में जो स्क्रू का जो छेद होता है उसको भरने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और ये क्यों भरा जाता है? ताकि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट न हो या कोई भी इसमें जो है यहाँ पर पानी के ये आपका संपर्क में न आए और कोई भी यहाँ पर हानि न हो, इसके कारण ये नायलॉन के द्वारा भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इसमें पूछा जा रहा है कि यह प्रतीक का क्या दर्शाता है। ये जो आपके सामने यहाँ पर जो फिगर बनाया गया, ये किस चीज़ का फिगर है साथियों? तो ये आपका छत के पंखे का फिगर है, ठीक है। ये आपका इस तरह बनता है, ठीक है। या कभी कभी आपका इस तरह भी कर दिया जाता है। तो ये आपका किसका हो जाता है? ये सीलिंग फैन का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिले का नाम क्या है। ये जो आपके सामने एक रिले बताई गई है, ये कौन सी रिले है साथियों? इसको बोला जाता है आवेग रिले। क्या बोला जाता है साथियों? आवेग रिले बोला जाता है। और जो आवेग रिले होता है वो ऐसा रिले होता है जो कि एसी व डीसी दोनों के ऊपर काम करती है। तो आवेग रिले का ये विशेषता आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि जो आवेग रिले होता है वो किस सप्लाई पे कार्य करता है। तो ये जो आवेग रिले है ये आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप सारे ऑप्शनों को वो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो ऑप्शनों का ही देखकर क्रिएट होता है। तो आप सभी ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आरेख का क्या नाम है। ये आपके सामने जो फिगर बनाया गया है ये आपका आरेख का यहाँ पर दर्जा दे दिया गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये किस आरेख का यहाँ पर फिगर बनाया गया। सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है? ये आपका बोर्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है साथियों? ये आपका बोर्ड है। और ये जो आपका बीच में जो यहाँ पर होल होल टाइप का यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टी प्रणाली। क्या बोला जाता है? टी प्रणाली। ये आपका हो गया टी प्रणाली, और ये भी आपका टी प्रणाली है, और ये आपका बैंड है, ठीक है। ये क्या साथियों? एल्बो है। ये आपका मुड़ाव के लिए इसमें एल्बो लगाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका टी प्रणाली है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप यदि वर्कशॉप में काम किए होंगे तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्थापना योजना। मतलब कि आप पहले से किसी मान लीजिए हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं, तो आप पहले से आप देखे होंगे कि कैसे वायरिंग करना है। तो आप उसका क्या करेंगे? एक कागज़ पे आप उसका फिगर बनाएंगे कि हमको यहाँ पर बोर्ड स्थापित करना है, और यहाँ पर एल्बो को यहाँ से मुड़ना है, और इसका टी यहाँ पर ज्वाइंट, मतलब कि ज्वाइंट आपको एक यहाँ पर देना है, एक यहाँ पर देना है। तो ये क्या कहते हैं? पहले से आप इसको आप क्या करते हैं? देखते हैं कि हमारा कहाँ पर यहाँ पर फिट होने लायक है। तो इसको बोला जाता है स्थापना योजना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आईसीडीपी जो स्विच होता है उसका मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, आईसीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आयरन क्लॉड डबल पोल होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में कई बार इसका शॉर्ट नेम पूछा जाता है, इसका फुल नेम बताने के लिए, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आईसीडीपी स्विच होता है उसका मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका मुख्य उपयोग साथियों कहाँ पर किया जाता है? ज़्यादातर इसका एकल फेज जो होता है उसमें घरेलू स्थापना के लिए किया जाता है, एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए। और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको सीलिंग रोज के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, तो सीलिंग रोज इसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? एमसीबी, ठीक है, एमसीबी इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और डीसी प्रणाली में पूछ रहा है कि डीसी से श्रृंखला एमसीबी का उपयोग कौन सा है। तो इसका उपयोग किया जाता है लोकोमोटिव। क्या है? लोकोमोटिव इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जो छात्र अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, अभी देख रहे हैं वीडियो, वो शुरू से वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दी गई परीक्षा के अनुसार। फिलहाल साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भूला नहीं है मुझको अब तक भी वो
किसी ने किस बुज़दिली से मारा, एक शख्स को किसी ने किस बुज़दिली से मारा। पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है। उस दिल को ढूंढ लूंगा मैं, कत्ल होके अपने दिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया